वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैनेजर्स को क्या क्या करना चाहिए एथिक वे में, और आज हम जानेंगे सोर्स ऑफ एथिक कि ये जो एथिक है ये आया कहाँ से, है ना, इसका सोर्स कहाँ से हुआ है। तो यही सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एथिक इन जनरल रेफर टू अ सिस्टम ऑफ गुड, बैड, मॉरल, इमोरल, फेयर, अनफेयर। आइए इनका मीनिंग जानते हैं। मॉरल मतलब क्या होता है? आपको याद है बचपन में आप जब स्टोरी सुनते थे तो आपकी टीचर बोलती थी बच्चों बताओ मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। ठीक है, मतलब कि उस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली है। तो आप बताते थे, जैसे कि फेमस स्टोरी थी जिसमें लालच नहीं करना चाहिए ऐसा आता था। तो मतलब सिंपल है कि मोरल का मतलब क्या हुआ, है ना, जो चीज आप सीख ले रहे हो जिस चीज से, और जो चीज अच्छी है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो लाइफ में, राइट। इमोरल उसका टोटली अपोजिट होता है। फेयर मतलब पूरी तरीके से सही, अच्छे दिल वाला, पाक। तो अनफेयर क्या होगा? उसका टोटली अपोजिट। तो यहाँ पे बोला गया कि एथिक इन जनरल रेफर, हम लोग एथिक को जब रेफर करते हैं, जब जानते हैं उसके बारे में, तो हम क्या सोचते हैं कि रेफर टू अ सिस्टम ऑफ गुड, कि क्या गुड है, क्या बैड है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, क्या फेयर है, क्या अनफेयर है। ये सारी चीजें हम जानते हैं। इट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज सपोर्ट अलाइन बिहेवियर विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल फ्रेमवर्क। अब सोशल फ्रेमवर्क में मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं ऐसा रूल्स, ऐसी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस लाऊंगी, इस तरीके से पॉलिसी बनाऊंगी, उनको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करूंगी जिससे कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट हो, साथ ही साथ सोशल फ्रेमवर्क मतलब कि सोसाइटी के लिए, एनवायरमेंट के लिए, सबके लिए बेनिफिट हो, है ना। तो मैं ऐसा काम करूंगी जिससे कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हो जाए और मेरा भी बेनिफिट हो जाए। मतलब कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा बिहेवियर करना, अच्छा एक्शन करना भी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। अपने एम्प्लॉयज को इंकरेज करना, मतलब ऐसा वातावरण बनाना ऑर्गेनाइजेशन का कि हमेशा एम्प्लॉय एंकरेज रहे, है ना, उनको मोटिवेशन मिलता रहे, काम भी वो लोग डेडिकेशन, कमिटमेंट के साथ करते रहें। तो मतलब कि हम एथिक को हम इन सारी चीजों में लगाते हैं। एथिक कैन बी डिराइव फ्रॉम 3 मेन सोर्सेस। तो इधर आने से पहले मैं थोड़ा एथिक के बारे में और बोलती हूँ, ठीक है। हम ऑलरेडी मैंने बहुत बातें की हैं एथिक के बारे में। एथिक के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि एथिक को आप अपनी लाइफ में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ एथिक को आप अपने बिजनेस में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के तो आप किस तरीके से एक्ट करेंगे, आप किस तरीके से एथिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। एथिक मतलब हिंदी में जिसे नैतिकता बोलते हैं। तो हम हिंदू लोग जो हैं, अक्सर हमारा जो धर्म है, तो हम अक्सर हमें बोला जाता है कि नैतिकता के तरीके से रहना चाहिए, नैतिकवादी। तो एथिक वे में हमको रहना चाहिए अपनी लाइफ में। एथिक को हम क्यों यूज करें, क्यों यूज करना है आपको एथिक? क्योंकि एथिक वे में अगर आप यूज करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अगर आप अनएथिकल होते हो तो आपको हमेशा दुख और अनहैप्पीनेस का सामना करना पड़ता है, लॉसेस का सामना करना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म तक आप बिजनेस भी कंटिन्यू नहीं कर सकते अगर आप अनएथिकल वे में चलेंगे। तो दैट्स द रीजन कि हमें अपनी लाइफ में या फिर बिजनेस में हर एक फील्ड में हमको एथिक का इस्तेमाल करना होता है। तो चलो ठीक है, हमको पता चल गया कि हमको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो और अच्छे से मैं आपको बताती हूँ कि एथिक को मीनिंग क्या है और आप अपनी लाइफ में इसे कैसे उतारेंगे, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आप कोई भी फील्ड में किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी लाइफ में अमल में लाएंगे। देखिए, एथिक का सिंपल मीनिंग अगर मैं बताऊं तो उसका अर्थ होता है कि आप जब भी कोई एक्शन करेंगे,
अब इंसान एक्शन कब करता है, इंसान के एक्शन की वजह से ही तो पता चलता है कि उसका बिहेवियर कैसा है। जब कोई बोल रहा है तो मतलब बोलने का एक्शन कर रहा है ना। जब वो कहीं जा रहा है तो जाने का एक्शन कर रहा है। तो देखा जाए तो इंसान अपना बिहेवियर एक्शन के थ्रू ही करता है। तो जब भी इंसान कोई एक्शन करेगा तो उसके एक्शन पे ही डिपेंड करता है। जब उसने एक्शन किया तो उसका जो भी रिस्पॉन्स आता है, मान लो वो रिस्पॉन्स उसके अच्छे के लिए हुआ, वो पर्सन के अच्छे के लिए हुआ, और उस पर्सन की वजह से साथ ही साथ सोसाइटी और उसके आसपास के एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हुआ, तो इट मीन्स कि वो जो पर्सन एक्शन किया है वो एथिकल वे में चल रहा है, ठीक है। और इससे उसका भी भला हो रहा है, सोसाइटी का भी भला हो रहा है। और अगर वो पर्सन, एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि वो पर्सन जब एथिक वे में एक्शन करता है, देखो हम ह्यूमन बीइंग की एक खासियत होती है कि हम ह्यूमन बीइंग जब भी कोई एक्शन करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अपने माइंड में सोचते हैं, ठीक है। वो माइंड में ऑटोमेटिक सोच लिया जाता है और एक्शन हो जाता है। तो जब भी आप माइंड में आएगा आपके, तो आपके पास दो ऑप्शन हमेशा रहेंगे। तो आपको चूज करना है कि ये जो मैं एक्शन करने वाला हूँ, क्या इससे मेरा मुझे अच्छा हैप्पीनेस फील होगा, पीस फील होगा, क्या मेरे लिए बेनिफिट होगा। और अगर मैं जो ये कर रहा हूँ, क्या अगर इससे मेरा तो चलो बेनिफिट हो रहा है, क्या सामने वाले का भी बेनिफिट हो रहा है, क्या सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा है, क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो रहा है ना। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड का आप सोच सकते हैं, एनवायरनमेंट का बेनिफिट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ बाबा हो रहा है, देन यू विल डू एक्शन। तो आप उस थॉट को डायरेक्टली एक्शन में इम्प्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते, आप ये सोचते हैं कि मैं अपना बस बेनिफिट देखूं, है ना, तो इससे क्या होगा कि आप वैल्यू वे में चल रहे हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म तक आप नहीं चल पाएंगे। इट मीन्स कि अगर आपको हैप्पीनेस मिलेगा या फिर मनी मिलेगा, कुछ भी चीजें होंगी शॉर्ट टर्म के लिए होंगी। लॉन्ग टर्म लेके चलने के लिए मार्केट में, लॉन्ग टर्म इज लाइफ में अगर आपको चलना है एंजॉयमेंट के साथ, पीस ऑफ माइंड के साथ चलना है, तो आपको एथिक को अपनाना ही पड़ेगा। तो दैट्स द रीजन, ठीक है। तो हमेशा हमारे बिहेवियर पे ही डिपेंड करता है सारी चीजें, ओके। और बिहेवियर एक्शन पे, है ना, एक्शन होगा तभी तो बिहेवियर होगा, हमको पता चलेगा। और सारी चीजें डिपेंड करती हैं एथिक में। तो क्या सही है क्या गलत है, अब हर एक के लिए अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। तो जब गलत क्या हुआ हमें कैसे पता चलेगा, तो समझ जाना, जब आपने कोई एक्शन किया और उससे सामने वाले को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, है ना, और आपको कुछ टाइम के लिए लगा कि आपको चलो बेनिफिट हुआ है, लेकिन सामने वाले को बेनिफिट नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट नहीं हुआ, तो इसका मतलब सिंपल है कि आप अनएथिकल वे में हैं, बैड, है ना। आप समझ सकते हैं कि बैड, क्योंकि एथिक में गुड और बैड दोनों होते हैं, तो आपको गुड को चूज करना चाहिए। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। अब भी अगर आपको एथिक के बारे में नहीं समझा तो आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा, स्टार्टिंग के वीडियोस, और फिर भी नहीं समझा तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। अगर आपको नहीं समझेगा तो मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाने का कुछ मतलब नहीं हुआ। तो नहीं समझा तो तुरंत कमेंट करिए, ठीक है। समझ गया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। एथिक अब जो है वो 3 मेन सोर्सेस हैं, 3 तरीके से एथिक आया हुआ है, एक रिलीजन, कल्चर और लॉ। तो आइए थोड़ा डीप में जानते हैं इनको। सोर्स ऑफ बिजनेस एथिक, कि ये आया कहाँ से है। तो रिलीजन की बात की जाए तो यहाँ पे बोला गया है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाउंडेशन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड। ये बहुत पुराना है रिलीजन, और एथिकल मतलब कि ये पूरा एथिकल स्टैंडर्ड में देखा जाए तो ये बहुत पुराना है रिलीजन। It is considered that ethic is a testimony of the divine, and thus religious draw a link between good and bad in the society. तो देखा जाए तो एथिक एक टेस्ट हम लोग कर सकते हैं एथिक वे में कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि गलत, मतलब सोसाइटी के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीजें रिलीजन के थ्रू, है ना, रिलीजन को बताने वाला एथिक ही है। तो
तो मतलब रिलीजन एक कम्युनिटी ने ही डिसाइड किया कि बाबा हमारी सोसाइटी के लिए सही और गलत देखें, तो एथिक वे में ये सारी चीजें होती हैं, तो उधर से ही एथिक आ रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ रिलीजियस इन्फ्लुएंस देयर आर डिफरेंट सेक्शन ऑफ रिलीजियस फॉलोअर। तो अभी क्या हुआ कि रिलीजन्स के अलग अलग सेक्शंस हुए, thus there are sects section who are referred to an orthodox or fundamentalist. There are other who are called moderate religious, accept its influence greater degree among the orthodox and to lesser degree of influence। तो मतलब कुछ लोग थे जो मतलब ज्यादा महत्व देते थे। तो देखो रिलीजन्स में भी क्या हुआ, जिसे हम अपना धर्म बोलने लगते हैं, तो हर कोई अपने अपना धर्म फॉलो करने लगता है, ठीक है। तो 3 तरीके के यहाँ पे बताए गए कि कुछ लोग होते हैं कि ऑर्थोडॉक्स अपना फंडामेंटलिस्ट को देखते हैं, रेफर करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मॉडरेट को फॉलो करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि ऑर्थोडॉक्स से कम है ना, कम डिग्री वालों को फॉलो करते हैं। तो मतलब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो रिलीजन में यहाँ पे शो किया गया कि हर कोई अपने अपने वे में रिलीजन्स में यहाँ पे लेकर आ रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि रिलीजन्स में वो लोग कितना इन्फ्लुएंस है, कितना वो लोग अपने रिलीजन्स में प्रभावित हैं। एवरी रिलीजन गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग बिजनेस। बिजनेस को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। लाइफ तो आप है ना, लाइफ भी और साथ साथ बिजनेस भी। तो सिंपल है, यहाँ पे बोला गया कि हर एक जो रिलीजन होता है वो एक्सप्रेशन बताता है, हमको बताता है क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्या बता रहा है कि क्या सही है क्या गलत है लाइफ के लिए, लाइफ चलाने के लिए, साथ साथ बिजनेस चलाने के लिए। तो हर एक रिलीजन हमको ये बताता है। तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी टुवर्ड द वन फेलो बीइंग फाउंड इन ऑल द रिलीजन। मतलब सारी एक चीज तो हमको सभी रिलीजन से मिल जाती है। क्या वो चीज है कि ये चीज मिल रही है कि क्या सही है क्या गलत है। तो चाहे वो लाइफ हो चाहे वो बिजनेस हो, तो हर एक रिलीजन्स में हमको ये चीज मिलती है। Almost all religions preach the need for an orderly social system and there हर एक religions की जरूरत होती है सोशल सिस्टम को पूरी तरीके से अच्छे से चलाना, एंड देयरफॉर प्लेस फोकस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ एन ऑब्जेक्टिव टू कंट्रीब्यूट द जनरल वेलफेयर। और इसीलिए उस सोशल सिस्टम को कंटिन्यू चलाए रखना। तो हर एक रिलीजन्स क्या फोकस करता है कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जो भी इस सोसाइटी में रह रहा है उसको, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव जो भी वो उसका ऑब्जेक्टिव हो वो हर उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए जनरल वेलफेयर के लिए। जनरल वेलफेयर मतलब सभी के लिए, सभी के भलाई के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। Thus with this fundamental every religion create own code of conduct। और इस सोशल वेलफेयर के लिए सोशल रिस्पॉन्स है ना, सबको मिलना चाहिए। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हर एक रिलीजन्स में जरूरी होता है, और हर एक रिलीजन्स फोकस करता है इन चीजों में कि भाई लोगों का भला हो। तो हर एक का रिलीजन्स का एक ये उद्देश्य रहता है। तो इसीलिए हर एक जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, तो वो क्रिएट करते हैं अपना खुद का एक कोड ऑफ कंडक्ट, खुद का रूल्स रेगुलेशन। तो बोला जा रहा है कि सोर्स ऑफ बिजनेस यहाँ से भी निकल के आ रहा है। तो देखा जाए तो क्या समझा इतने बड़े पैसेज में, क्या समझा इन शॉर्ट में बोले तो यही समझ में आ रहा है कि जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, वो लोग ही अपने रिलीजन्स को फॉलो करते हैं ना, हमारा धर्म। और हर एक लोग अलग अलग धर्म के, हम तो इंडियंस हैं तो हमें अच्छे से पता है कि हमारे कंट्री में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है ना, बहुत पारसी हो गए, मतलब बहुत सारे लोग हैं। और लेकिन हर एक कम्युनिटी हर एक रिलीजन से हमको एक चीज कॉमन मिलती है। और क्या कॉमन मिल रही है? एथिक मतलब कि हर एक कम्युनिटी ये जानती है कि हर एक रिलीजन जानता है, फोकस कर रहा है कि क्या गुड है बैड है अपने सोसाइटी के लिए, और वो सोसाइटी पे वो फोकस कर रहा है सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में एंड सोसाइटी वेलफेयर में, ठीक है। तो ये थी रिलीजन्स की बातें। आइए डिस्कस करते कल्चर की बातें।
कल्चर इज अ सेट ऑफ वैल्यू, कल्चर एक सेट ऑफ वैल्यू है, मतलब कि जो कम्युनिटी है, जैसे हमने एथोस में डिस्कस किया था कि गुफा में लोग रहते थे, उनके अपने खुद के बिलीफ थे, है ना, तो इस तरीके वैसे ही सेट ऑफ वैल्यू बनाए गए, अपनी अपनी विचारधाराएं हो गई। तो हर एक कल्चर में अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, अपने अपने एटीट्यूड, बिलीफ, अपना अपना विश्वास है, अपना अपना सोच है, बिहेवियर है, अपनी अपनी एक एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन मतलब आशा है सामने वाले से, एंड रिचुअल मतलब अपना अपना रीति रिवाज है, सोशल नॉर्म्स एक्सेट्रा। तो कल्चर में सारी चीजें आ गई, एटीट्यूड, बिलीफ, एक्सपेक्टेशन, रिचुअल मतलब रीति रिवाज, सोशल नॉर्म्स, सारी चीजें आ गई, क्योंकि कल्चर का मतलब ही होता है कि सेट ऑफ वैल्यू, एक थिंकिंग सेट की जा रही है, सेट ऑफ वैल्यू, और वो हमारा कल्चर है, हमको उसको फॉलो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमको उस पर बिलीफ है, हमें वो हमारा रीति रिवाज है। लेकिन ज़्यादा हुआ तो बोल दिया जाता है कि ये हमारे बेनिफिट के लिए है, सो वी शुड हैव टू फॉलो दिस, है ना। तो ये कल्चर की डेफिनेशन हुई, विच आर लर्न एंड शेयर बाय मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी। इससे क्या होता है, ये जो कल्चर है, जो चीजें हैं, वो हम अपने ही कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उन्हीं से हम सीखते हुए लर्न, और वो लोगों ने हमें शेयर किया तो हम उनसे सीखते हुए और आगे पीढ़ी जो भी आएगी उनको हम शेयर करते जाएंगे, मतलब उनसे सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और फिर अपना आगे शेयर करेंगे। जैसे कि सॉन्ग्स बहुत सारे अलग अलग मारवाड़ी कल्चर में अलग अलग सॉन्ग्स गाया जाता है। आप यूपी साइड चले जाइए, वहाँ पे अलग सिंगिंग होती है ना, जो लेडीज लोग गाती हैं फंक्शंस में, उनके जो सॉन्ग होते हैं देखा जाए तो पुराने सॉन्ग टाइप के होते हैं, जो कि माउथ वे में ही ऐसे लर्न कर लिया जाता है, और वो ये आगे उपवास हो गए, व्रत हो गए, बहुत सारी चीजें आई आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ये सारी चीजें ट्रांसफर की जाती हैं। कल्चर क्रिएट डिसइंटेक्टिवनेस अमॉन्ग ग्रुप इन द सोसाइटी। कल्चर गाइड एंड शेप द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल। तो कल्चर का क्या रोल है? तो कल्चर यहाँ पे हमें हेल्प कर रहा है कि आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। देखो मतलब आपके संस्कार किस तरीके से होने चाहिए, आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो ये तो हमारे एटीट्यूड को शेप दिया जा रहा है, हमारे बिहेवियर को शेप देते हैं लोग, है ना, जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं वो हमको गाइड करते हैं और हमें हमारे एटीट्यूड को शेप दे रहे हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर द कल्चर जनरली रिफ्लेक्ट वैल्यू एंड बिलीफ ऑफ द फाउंडर। जो फाउंडर होता है, जिसने ऑर्गेनाइजेशन बनाया रहता है, तो अक्सर क्या होता है, कल्चर जनरली रिफ्लेक्ट, कल्चर हमेशा फाउंडर की जो वैल्यू है, बिलीफ है, वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट किससे हो जाए, जिसने ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया है वो उसके जो वैल्यू है, उसकी खुद की विचारधारा है, उसकी जो विश्वास है, उसका जो फेथ है, उसी के अकॉर्डिंग ये वो जो शो हो रहा है फाउंडर के अंदर से, जिसने ये बनाया है बिजनेस, तो कहाँ से आया उसके माइंड में, थ्रू द कल्चर उसके माइंड में डाला गया है ना। तो वो बिलीफ और वैल्यू तो उसके मन में पहले से ही आया हुआ है। द मिशन ऑफ द फर्म, उसके फर्म का क्या मिशन होना चाहिए, ये भी कल्चर से ही हमें पता चला, क्योंकि कल्चर के थ्रू ही तो आया। जो भी इंसान है, मान लो एक पर्सन है, तो वो बिजनेस चलाने जा रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसका जो वैल्यू है, उसकी जो विचारधारा है, उसका जो बिलीफ है, विश्वास है, वो कहाँ से आ रहा है, कल्चर से ही उसने फॉलो किया है, उसने देखा है अपने आसपास के ऐसा होता है, वही खुद आगे कंटिन्यू कर रहा है। वो कैसे पता करता है कि उसके फर्म का मिशन क्या है, फर्म का मिशन हो गया, वो सारी चीजें उसके वैल्यू और बिलीफ में आ जाती हैं। इट गिव अ सेंस, ये क्या करता है कल्चर कि ये हमें बताता है, इट गिव अ सेंस आइडेंटिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर होते हैं, जो भी फर्म में जितने भी मेंबर होते हैं, तो कल्चर हमको एक आइडेंटिटी दे देता है, हमें एक पहचान दे देता है। दिस इज हु वी आर, हमको कल्चर बताता है कि हम कौन हैं, एंड दिस इज व्हाट वी डू, और हमको करना क्या है ना। कल्चर हमको बताता है कि
हु वी आर, हम कौन है, एंड वॉट वी डू, हमें क्या करना है, एंड दिस इज वॉट वी स्टैंड फॉर, और हम कहाँ खड़े हैं, हम क्यों यहाँ पे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो हम कौन हैं, हमें क्या करना है, और हम यहाँ क्यों खड़े हैं, है ना, किस लिए, क्या करने के लिए इधर खड़े हैं। तो ये सारी चीजें हमको कल्चर से ही पता चलती हैं। कल्चर हमको आइडेंटिटी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट में कुछ नया बताना चाहूंगी, जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है। अब बच्चा जब आता है, बेबी जब जन्म लेता है, आता है, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में पला बड़ा रहता है। तो जब वो आता है उसको नाम दिया जाता है कि तेरा ये नाम है, तेरा ये धर्म है, तुझे ये करना है, पढ़ाई करना है, और तुझे ये तू कौन है ना। तो वो उसको नाम दिया जाता है, उसको क्या करना है, उसको अभी पढ़ाई करना है, उस बच्चे को वो क्या कर रहा है, इधर क्यों खड़ा है। तो वो भी सोचता है कि पापा मुझे आगे ये बनना है, ये करना है। क्यों बनना है, क्योंकि पैसे आएंगे। पैसे क्यों लेना है, क्योंकि उसी से हम चीजें खरीद पाएंगे। तो इस तरीके से एक वैल्यू बनी जाती है, मन में बनता है, बिलीफ बनता है ना। और वो देखता है बचपन से कि उसकी कम्युनिटी में लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो सोचता है मैं बड़े होके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो इस तरीके से अपनी एक वैल्यू बिलीव बन जाता है। तो यहाँ पे वही चीज बताने की कोशिश की गई है। देयरफॉर इट इज कल्चर दैट प्रीडोमिनेंटली डिटरमाइन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। और बचपन से ही दिखाया दिया जाता है, बताया जाता है क्या सही है क्या गलत है, अपने आप उसको समझने लगता है। एंड इट इज द कल्चर दैट डिफाइन सर्टेन बिहेवियर एज एक्सेप्टेबल और एज अनएक्सेप्टेबल। और वही कल्चर की वजह से ही वो जो पर्सन है, जो बच्चा है, उसके अंदर बिहेवियर आता है, और उस बच्चे को पता चलता है मुझे क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या स्वीकार करना चाहिए, क्या अनएक्सेप्टेबल करना चाहिए, क्या अस्वीकार करना चाहिए। ह्यूमन सिविलाइजेशन इनफैक्ट हैज पास थ्रू वेरियस कल्चर। ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत सारे कल्चर्स पास हुए, बहुत सारे कल्चर से आया हुआ है, ठीक है। वेयर द मोरल कोड वॉज रीड्राफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द इरा एंड पर्टिकुलर पीरियड इन हिस्ट्री। आप हिस्ट्री में चेक करें तो शुरुआत तो गुफा से हुई थी, है ना। तो धीरे धीरे कहाँ से कहाँ आ गया। आज के टाइम से देखा जाए, आज का टाइम और पहले का हिस्ट्री का टाइम देखा जाए, कितना डिफरेंस हो चुका है। What was acceptable in certain culture become unacceptable later on and vice versa। तो क्या हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए कल्चर्स में, ये भी डिपेंड करता है। पहले के टाइम पे गाय भैंस है आपके पास ज्यादा तो आप बहुत रिच हैं, बैल है आपके पास तो आप रिच हैं। लेकिन आपके टाइम पे चेंजेस आ चुका है। आपके टाइम पे जिसके पास बहुत सारी कार है ना, तब पता चलता है कि हाँ वो रिच है। तो मतलब डिफरेंस है, नजर आ गया कि पहले का इरा और पहले का टाइमिंग और अब के इरा में देखा जाए तो वाइस वर्सा, मतलब बहुत सारे चेंजेस आए हैं। क्या एक्सेप्ट करना चाहिए हमको कल्चर में, कौन सी चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए, कौन सी चीज एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, ये भी समझ में आने लगा है। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जब ह्यूमन का विकास हुआ था इंसानों का पहले के टाइम पे, तो फिटेस्ट और द स्ट्रॉन्ग सर्वाइव, मतलब लोग ना ज्यादातर फिट रहते थे, बॉडी को बहुत फिट करते थे और स्ट्रॉन्गेस्ट वे में सर्वाइव करते थे, लॉन्ग टर्म तक जीते थे और सर्वाइव करते थे अच्छे से। वायलेंस, हॉस्टिलिटी एंड फोर्सिटी वर एक्सेप्टेबल ड्यूरिंग द अर्ली डे ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उस टाइम पे भी वायलेंस, झगड़ा और ये सारी हॉस्टिलिटी, फोर्स करना, किसी को दबा के रखना, ये सारी चीजें पहले भी थी। इसीलिए तो सोचो ना आपकी जो भगवत गीता है वो ह्यूमन लाइफ को कैसे जीना चाहिए ह्यूमन बीइंग को, उसके बारे में उनका पर्पस यही था बताने का। तो इसलिए तो वो बुक रिटर्न हुई, भगवान जी ने बोला। तो मतलब कि सिंपल है कि पहले भी चीजें थी, जैसे आज है, आज जैसे इंसानों का बिहेवियर है पहले भी था। About 7,000 years ago, when human civilization entered the settlement phase, hard work, patience, and peace were seen as a virtues, and early ones were considered otherwise. These values are still in practice today by human. और आज भी इंसान लोग प्रैक्टिस करते हैं। आज भी इंसान लोग पीस, पेशेंस रखना, काम करना, शांति से जीना, इन सारी चीजों पे यकीन करते हैं और इन सारी चीजें इंसान पसंद करता है।
खुशी से रहना, है ना। तो इंसान, इसलिए ये इंसान की अपनी एक वैल्यू बनी कि बाबा हमको ऐसे जीना चाहिए, बिकॉज इससे ही हमारा बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आज भी ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।